हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य स्टडी में। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूं उन स्टूडेंट को जिन्होंने अभी रिसेंट में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और वो स्टूडेंट्स जो अभी बिल्कुल बॉर्डर पे आके फेल हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से रहा है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर द कोटेशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last। अभी हमें और लड़ना है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही गिव अप करना है। मेरी तरफ से जितनी हेल्प आपकी हो सकती है, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की जाएगी। मैं आपको नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपकी प्रॉब्लम आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जो जो टॉपिक आपके वीक हैं, जिन टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन टॉपिक्स को भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पे जल्दी ही आपको वीडियो जो है वो यूट्यूब पे ही मिल जाए। और अदरवाइज़ अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सअप का, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको ऑडियो लेक्चर और पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपसे कभी भी 1 पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, जो 1-2 मार्क्स से फेल हुए हैं, तो वो अपने प्रॉब्लम जो है वो अपनी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, वो दोनों मैंने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन के साथ हम उनको सोल्व करेंगे, अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के जो 10 क्वेश्चन थे, जो पैराग्राफ और जो पोइट्री के क्वेश्चन थे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फ्रेशर हैं, आगे एग्जाम देने अभी पहली बार आप एग्जाम देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एनटीए जो है वो किस तरह से पेपर का पैटर्न सेट करता है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कल्चरल स्टडी है, क्रिटिसिज्म का जो पार्ट है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है अब आ रहे हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो भी मैं सारे के सारे कवर करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे। So the very first question is, what does Aristotle mean by the phrase language with pleasurable accessories in his definition of tragedy? Aristotle ने जो tragedy की definition दी है, उसमें pleasurable accessories का क्या मतलब है? According to Aristotle, melody and spectacle are simply pleasurable accessories. Melody is more important than spectacle. So spectacle is generally related to language or song. So in the option number C, language full of rhythm and harmony, ये इसमें सही है। एंड ए लैंग्वेज सुपर एडेड विद सॉन्ग, ये दोनों ऑप्शन इसमें हमारे सही आंसर है। तो सी और डी, अब सी और डी देखो कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अमिताभ घोष इब्लिस ट्रायोलॉजी। इब्लिस ट्रायोलॉजी लिखी है अमिताभ घोष ने, उसमें से पूछा गया है जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो इब्लिस जो ट्रायोलॉजी है उसमें सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, ये तीनों इसके पार्ट है। ये जो कैलकाटा क्रोमसम है, ये एक सेपरेट नोवेल है अमिताभ घोष की, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिर स्टेटमेंट दी गई है, 2 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव लिटरेचर इज स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, नेशन एंड जॉनरा एंड इट एक्सप्लोर द इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड अदर फॉर्म ऑफ कल्चरल एक्सप्लोरेशन। कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होता है, जिसमें स्टडी किया जाता है अलग अलग कल्चर्स को, नेशन को और जॉनरा को। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही होगी। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, इन द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर द इंपॉर्टेंस ऑफ मेथोडोलॉजी इज सेकेंडरी। तो जो स्टडी करते हैं लिटरेचर एंड कल्चर की, तो उसमें मेथोडोलॉजी को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारी सही होगी और सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। देन नेक्स्ट है, फिर स्टुअर्ट हॉल बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज। ये कल्चरल स्टडी की
पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको काफी बार ये बात बताई है कि स्टुअर्ट हॉल जो है ये ट्रिपल सीएस का डायरेक्टर बना था। ट्रिपल सीएस को सेटअप किसने किया था? ये है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडी। इसको 1964 में सेटअप किया गया था और इसको सेटअप किया था रिचर्ड होगार्ट ने। रिचर्ड होगार्ट जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर बने थे ट्रिपल सीएस के। इसके बाद इनके जो असिस्टेंट है ये स्टुअर्ट हॉल, वो सेकंड डायरेक्टर बने ट्रिपल सीएस के। तो ये 1964 में सेटअप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। आगे है फिर मैच करना है, हमें लिस्ट को मैच करना है। एक तरफ ऑथर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है वो वर्क के नाम दिए गए हैं। जेंडर एंड नरेशन किसने लिखा है? नोरा यूविल डेविस ने, इसने लिखा है इसको, फोर्थ वाले को। ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी वाज रिटन बाय केजे डोवर, ये लिखा है केजे डोवर ने। द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इट वाज रिटन बाय कैथरीन बेल्से। द सोल्स ऑफ द ब्लैक फोक इट वाज रिटन बाय ईबी डुबोइस, ये लिखा है इसने। तो इसको हमें मैच करना था, ये मैच जो है इस तरह से करना है। ऑप्शन मैंने यहां से जो नीचे ऑप्शन दिए गए थे वो कट कर दिए गए हैं, तो इसमें से ही आप देख लेना। उसके बाद अगला है फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज द ऑथर द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा जो है वो डाउट है, एक नोटी इश्यू रहा है अब तक कि ये रिवेंजर ट्रेजेडी जो है वो किसने लिखा है। दो राइटर्स के बीच में, एक थॉमस मिडल्टन है और एक ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है सिरिल टर्नर। तो बहुत जगह पे आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको रिवेंजर ट्रेजेडी का जो ऑथर है वो थॉमस मिडल्टन मिलेगा, बट एनटीए ने इसका आंसर जो है सिरिल टर्नर दिया है, क्योंकि थॉमस मिडल्टन जो है वो ऑप्शन में नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ये फर्स्ट वाला सिरिल टर्नर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर विच ऑफ दीज आर नॉट फॉर्म ऑफ फ्लैश फिक्शन। इसके ऑप्शन ही गलत दिए गए थे सारे, तो ये सारी की सारी जो है वो फ्लैश फिक्शन की फॉर्म है। जैसे कि ये जो ड्रेबल होता है ये शॉर्ट वर्क होता है फिक्शन का, जिसमें 100 वर्ड्स होते हैं लेंथ में, ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स होते हैं लेंथ में। पोस्ट कार्ड फिक्शन होता है एक ऐसा फिक्शन जिसको पोस्ट कार्ड में फिट किया जा सकता है, ये ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स का होता है। और इसके बाद नॉवेलेट है, फॉल्स इन द रेंज ऑफ 7500 से लेकर बिलो 20,000 तक होता है, 19,999 इतने वर्ड्स तक इसमें हो सकते हैं। और शॉर्ट स्टोरी जो है जिसको सडन फिक्शन भी बोलते हैं, ये भी इसी का पार्ट है। सडन फिक्शन बोलते हैं, ध्यान रखना, शॉर्ट स्टोरी को। और नैनो फिक्शन जो है, नैनो फिक्शन डिस्क्राइब करती है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है फ्लैश फिक्शन की, तो ये भी फ्लैश फिक्शन की फॉर्म है, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था और एनटीए ने सबको इसके मार्क्स दिए थे, राइट। इसके बाद आगे है फिर अंडर द नेट इज रिटन बाय। अंडर द नेट किसने लिखा है? इट इज 1954 नोवेल बाय आयरिस मुरडॉक, ये लिखा है आयरिस मुरडॉक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इट इज स्टोरी ऑफ ए स्ट्रगलिंग यंग राइटर जैक डोना, जैक डोना की ये स्टोरी है। इसके बाद नेक्स्ट है फिर मैच करना है। इस बार कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं सेकंड लिस्ट में और फर्स्ट लिस्ट में लाइंस दी गई है, तो हमें फाइंड करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कौन सी लाइन से मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरनी के बारे में। आयरनी क्या होता है? आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस और इज ए सिचुएशन इन विच देयर इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। उसको हम आयरनी बोलते हैं, जहां पे कॉन्ट्रास्ट हो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में। तो हम जो हमारी सेकंड लाइन है, इट इज truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट किया गया है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में। तो फर्स्ट जो है आयरनी को हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद है सिमिली। सिमिली पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले बनाई थी, अगर आपने वो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एज और लाइक जैसे वर्ड्स को यूज करके जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटी दिखाई जाती है वो होता है सिमिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज जैसे वर्ड्स जो हैं यहाँ यूज किए गए हैं। एंड आइस मस्ट हाई कम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एम्ब्राइड, तो इसमें सिमिली को हम फोर्थ के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट प्लेस टू कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। जब बिल्कुल दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हो किसी लाइन में दिए हुए हो वो होता है एंटीथीसिस। ए में देखो
विलिंग टू वाउंड एंड येट एफर्ट टू स्ट्राइक। अब इसकी इच्छा है वाउंड करने की भी, बट ये डरता है अटैक करने से, स्ट्राइक करने से। तो दोनों अलग अलग आइडियाज हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। तो एंटीथीसिस को हम मैच करेंगे फर्स्ट के साथ। उसके बाद है एसोनेंस। एसोनेंस जो है वो सिमिलर होता है एलिट्रेशन के, बट इट इन्वॉल्व रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो ये बचा हुआ जो है ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। ये हमारा फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी, दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। सो फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो, या कोई भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द वन दैट हैज नॉट बीन पेयर्ड करेक्टली। कौन सा जो है पेयर वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, देखो यहाँ पे राइटर के नाम दिए गए हैं, इस साइड में बुक्स के नाम दिए गए हैं। तो क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस किसने लिखा है? जॉफ्री हार्टमैन ने लिखा है, ये सही है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, क्या ये रोला बार्थ ने लिखा है? नहीं, ये लिखा है मिशेल फूको ने। तो मिशेल फूको जो है वो इसका राइट आंसर है। तो अब हमने पेयर जो है वो कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो ढूंढना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आइडेंटिफाई मेटोनिमी एंड मेटाफर एज टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। कौन से थियोरिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं मेटोनिमी एंड मेटाफर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये रोमन जैकबसन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। रोमन जैकबसन ने एक थ्योरिस्ट है जिसने आइडेंटिफाई किए थे मेटोनिमी एंड मेटाफर एज द टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है फिर कंज्यूमरिज्म इज ए मेजर थीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कंज्यूमरिज्म इज ए सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर दैट एनकरेज द एक्वाजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसमें गुड्स और सर्विसेज की बातें हो रही हो। कोई ऐसा वर्क जिसमें कोई गुड्स सप्लाई करने की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है, वो सारे रिलेट करते हैं कंज्यूमरिज्म से। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा वर्क है लॉयल्टीज। लॉयल्टीज को किसने लिखा है? ये लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। इट डील्स विद ऑनेस्टली एंड ओपनली प्रॉब्लम विद एंटी सेमिटिज्म। तो उसके बारे में, ये एंटी सेमिटिज्म के बारे में बात करता है, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बातें नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। सेंट जॉन ऑफ स्टॉक यार्ड्स, इट इज ए प्ले बाय बर्टोल्ट ब्रेस्ट, इट इज अबाउट मीट पैकिंग प्लांट के बारे में है ये, तो इसमें गुड्स की बात हो रही है, मीट पैकिंग प्लांट। तो ये जो है ये कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड है, ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद सी जो है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये किसने लिखा है? आर्थर मिलर ने। आर्थर मिलर, इसमें विली लोमेन एक ट्रेवलिंग सेल्समैन होता है, तो ये भी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में है, कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। कैंडिडा जीबीसो ने लिखा है, इसमें ऐसा कुछ कोई भी थीम नहीं है। वेटिंग फॉर गोडोट, इसमें भी ऐसा नहीं है क्योंकि ये एब्सर्ड थिएटर से रिलेट करता है, वेटिंग फॉर गोडोट। तो इसमें बी और सी हमारे सही आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। आगे है फिर, हु इज द ऑथर ऑफ ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन। इसका ऑथर कौन है लिटरेचर ऑफ देयर ओन का? ये तो इजी क्वेश्चन था, 1977 में इस बुक को लिखा गया था। इसको लिखा था एलन शोवाल्टर ने। इसमें ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर है, और ये जो वर्क है ये फेमिनिस्ट लिटरेरी स्टडी पे बेस्ड वर्क है, ये एलन शोवाल्टर ने जिसको लिखा है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे फिर 14th आ गया, गलती से यहाँ पे देखो 15th आएगा, चलो कोई बात नहीं। Which of the following concept are associated with भरत मुनि's theory of सफोटा। सफोटा की जो थ्योरी दी है भरतहारी ने जो थ्योरी दी है सफोटा की, उसमें से कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो एसोसिएट करते हैं? इसमें एसोसिएट करते हैं, एक तो ध्वनि है और एक शब्द है, तो ये सी और ई ये सफोटा से रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें सी और ई है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। अब बुक्स दी गई है, इनको सीक्वेंस में सेट करना है। ये वर्क जो है ये सारे के सारे वर्क है वीएस नाइपोल के। तो एन इंडिया एरिया ऑफ डार्कनेस 1964 में है ये, और वाउंडेड
अबाउंडेड सिविलाइजेशन जो है ये 1977 में है और ए मिलियन नाउ ये है 1990 में। और उसके बाद जो दिया गया है ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास ये है 1961 में। तो यहाँ पे देखो ये एक ट्रायलॉजी है, इसकी जो पहले 3 वर्क दिए गए हैं ये ऑलरेडी सीक्वेंस में सेट है। ये ट्रायलॉजी है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इस ट्रायलॉजी की, ये सेकंड है और ये है थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये एक सेपरेट नॉवल है हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। तो इसमें इसको 1961 में लिखा गया था, तो सबसे पहले यही आएगा। देखो सबसे पहले हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास इसमें बी में दिया गया है और सी में दिया गया है। बाकी सारे के सारे सेम आएंगे, 1964 वाला, फिर 77 वाला, फिर 1990 वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ए बाउंडेड सिविलाइजेशन और ए मिलियन मिनट्स नाउ। तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ट्रू अबाउट रोला बार्थ कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी थ्योरी। रोला बार्थ की क्या कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेरी थ्योरी में। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से हमने चूज करना है कि कौन सी सही है। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट ही रिजेक्ट द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स। क्या उसने रिजेक्ट किया था इस स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस के मॉडल को? नहीं, रिजेक्ट नहीं किया उसने, इसको नरेट किया था, इसने इसको आगे डेवलप किया था। तो ये फर्स्ट जो है ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन पे है he perceived meaning as effect of various interconnection among linguistic codes। ये सही है, effect of various interconnection among linguistic codes। he identify various codes found in the process of structuration। तो ये भी सही है क्योंकि उसने बहुत सारे कोड्स को फाउंड किया था। तो ऑप्शन सी भी सही है, he played a significant role in the development of semiology। semiology को डेवलप करने में भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रोला बार्थ का रहा है। और लास्ट है ही क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज द एक्ट ऑफ अनकवरिंग सम हिडन ट्रूथ इंटेंडेड बाय द ऑथर। ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन जो है वो सही है, इसमें सिर्फ फर्स्ट गलत है। तो देखो ए गलत है तो ए क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब बचे हमारे सी डी ई, बी सी डी ई। तो सी ऑप्शन पे हम सही मार्क करेंगे क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। आगे है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द 3 फेजेस ऑफ लिटरेरी फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू एलन शोवोल्टर। एलन शोवोल्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 फेमिनिज्म के 3 फेज बताए हैं और वो 3 फेज हैं फेमिनाइन, फेमिनिस्ट और फीमेल, ए डी और ई। ये 3 फेज जो है वो डिस्क्राइब किए हैं फेमिनिज्म, लिटरेरी फेमिनिज्म में अकॉर्डिंग टू एलन शोवोल्टर। तो ए डी ई जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे है फिर मैच करना है, लिस्ट दी गई है, ठीक है, मैच करना है। देखो एक तरफ वर्क के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है फिर राइटर के नाम दिए गए हैं। इसमें वर्क पढ़ते हैं द लास्ट सूट। लास्ट सूट लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने, और ब्यूटी जो है ये लिखा है R.W. एमरसन ने। तो ये इसका हम डी के साथ मैच करेंगे। और एट वॉक्सना इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने, तो सी का हो जाएगा थर्ड। और फोर्थ दिया गया है हार्ड टू फॉरगेट, ये लिखा है ओ हेनरी ने। तो इसको हम इस तरह से मैच करेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिर द डेजर्टेड विलेज बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ऑप्शंस दिए गए हैं। डेजर्टेड विलेज जो है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक पोएम है ये। तो इस पोएम में इसकी थीम हमने बतानी थी कि ये किस चीज पे बेस्ड है। सो इट इज वर्क ऑफ सोशल कमेंट्री and condemns rural depopulation with the pursuit of excessive wealth. It describes the decline of village. So Goldsmith later condemns the luxury and corruption of the city. In this poem, Oliver Goldsmith shows the revolt against luxury life and the corruption of the city. ऑप्शन में पढ़ते हैं critique the rural institution, ये नहीं है, voices revolt of the individual man against institution। तो revolt की बात हो रही है यहाँ पे, तो यही एक बार इसको रख लेते हैं। रिफ्लेक्ट अपॉन डिफरेंट व्यूज ऑन द ह्यूमन सोल की कोई बात नहीं है, ये तो कट हो जाएगा। एडवोकेट्स अर्बनिज्म ओवर रूरल बैकवर्डनेस, तो अर्बनिज्म की भी इसमें बात नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी ही बचा हमारा, ये सही है, वॉइसेस रिवोल्ट ऑफ द इंडिविजुअल मैन अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट पोएम बाय P.
पीबी शैले। पीबी शैले की इनकम्प्लीट पोएम कौन सी है, ये पूछा गया था। पीबी शैले पे इसी पोएम से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक और आगे आएगा, तो ये इसकी अनकम्प्लीट पोएम है, द ट्रम्प ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है फिर, इन विच ईयर माइल्स कवरडेल ट्रांसलेटेड द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब पढ़ा था, तब मैंने उन वीडियोस में आपको अच्छे से बताया था कि कौन सी बाइबल को जो है वो ट्रांसलेट किया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें बाइबल को ट्रांसलेट किसने किया था, जॉन वाइक्लिफ जो है वो ऐसे राइटर थे जिन्होंने बाइबल को सबसे पहले ट्रांसलेट किया। और अब यहाँ पे पूछा गया है माइल्स कवरडेल की जो बाइबल है, यानी कि ये एक एडिटर थे, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। द कवरडेल बाइबल compiled by Miles Coverdale and published in 1535। 1535 में इसको ट्रांसलेट किया गया था। इट वाज फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट जो है वो बाइबल कौन सी है जिसको कंप्लीट ट्रांसलेट किया गया था, तो वो है माइल्स कवरडेल। बाद में इसको द ग्रेट बाइबल का नाम भी दिया गया, इसको द ग्रेट बाइबल के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेट बाइबल, इसको 1539 में ये नाम दिया गया था, राइट। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन द आर्टिकल फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री अटैक द प्री रैफेलाइट, स्पेशली डेजी रोसेटी। ये प्री रैफेलाइट जो है ये एक मूवमेंट आया था विक्टोरियन एज में। इसमें 7 मेंबर्स थे, जिसमें डेजी रोसेटी है और विलियम रोसेटी है, कुछ और दूसरे राइटर्स हैं। ये एक ग्रुप था 7 राइटर्स का। इनकी मैगजीन का नाम है जर्म मैगजीन। 1948, ये 1950s के आसपास जो है ये एमर्ज हुआ था प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। और ये फ्लेशली स्कूल ऑफ पोइट्री जो है ये वर्क है, ये किसने लिखा है, रॉबर्ट बकानन ने। इसने लिखा है रॉबर्ट बकानन ने। इसने अटैक किया है प्री रैफेलाइट्स पे, स्पेशली डेजी रोसेटी को के ऊपर अटैक किया गया है ये। तो इसका सही आंसर जो है वो रॉबर्ट बकानन होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर है इसमें। उसके बाद है फिर फाइंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म अपोरिया। अपोरिया की जो है वो सही एक्सप्लेनेशन हमने देनी थी। अपोरिया क्या होता है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था क्योंकि इसमें अच्छे से इसकी डेफिनेशन को नहीं दिया गया है। अब मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अपोरिया का मतलब क्या होता है। अपोरिया जो है वो टर्म दी थी जैक डेरिडा ने। जैक डेरिडा की टर्म है ये। अपोरिया इज ए स्टेट ऑफ पजलमेंट और व्हेन समवन इज नॉट एबल टू टेक हिज डिसीजन। जब कोई एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसा होता है तो वो डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन में क्या होता है, उसको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है वहां पे कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। हेमलेट में भी है टू बी और नॉट टू बी। तो ये है अपोरिया के एग्जाम्पल। जब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि कौन सा रास्ता हमने चूज करना है, वो होता है अपोरिया। तो इसका ये करेक्ट डेफिनेशन है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। इस क्वेश्चन में सबको मार्क्स दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे है विच राइटर डज नॉट बिलोंग टू द एंग्री यंग मैन मूवमेंट। कौन सा राइटर जो है वो एंग्री यंग मैन इस मूवमेंट से बिलोंग नहीं करता। जॉन ऑसबॉर्न इस मूवमेंट से आता है, किंग्सले एमिस भी आता है, सिमस हैनी नहीं है और फिलिप लार्किन, ये दोनों जो हैं ये इसके सही आंसर थे। इसलिए एनटीए ने इसके 2 आंसर दिए थे, सी और डी। तो ये दोनों सही है, सी और डी। उसके बाद है सुब्रमण्यस फैंटेसी ईटर इज। फैंटेसी ईटर्स जो है वो 1988 में इसको लिखा गया था। इसको सेट किया गया है इन एन इंडियन कम्युनिटी फिजी। फिजी कम्युनिटी में इसको सेट किया गया है। It deals with the life and experience on plantation struggle for presentation of social, moral and cultural aspects. It is a collection of 9 short stories. इसके अंदर 9 short stories हैं और 1 नोवेला है। तो ये कलेक्शन किसका हुआ, शॉर्ट स्टोरीज। इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, फिर मैच करना है। लिस्ट दी गई है द पोएटिक्स ऑफ प्रोज। इट वाज रिटन बाय जतिन टोड्रोव। ये लिखा है जतिन टोड्रोव ने। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स मिखाइल बैक्टिन ने लिखा है। सरप्राइज बाय सिन, इट वाज रिटन बाय स्टैनले फिश। और द वे वुमेन राइट, ये लिखा है मैरी हियाट ने। ये हमें मैच करना था, राइट। उसके बाद आगे है फिर
आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया गया था क्योंकि ऑप्शन जो है वो सही से नहीं मिल रहे थे ये वाले। तो डेमोन्स जो है ये एक नोवेल है फ्योडोर दोस्तोवस्की की, ये ऑप्शन सही है तो ए आएगा इसमें से। लैंडलेडी जो है वो एक, ये नोवेला नहीं है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तो ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा तो इसको हम कट करेंगे। और इसको लिखा था रोल्ड डहेल ने। और द क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल ये एक पोएम है लेविस कैरोल की, ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये पोएम है, तो इसको भी हम यहां से कट करेंगे। स्टुअर्ट जो है वो एक ट्रांसलेशन है, तो ये एडीई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप करना पड़ा। इसके भी सबको मार्क्स दिए हैं एनटीए ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएच ऑर्डन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज द प्योरेस्ट एग्जांपल इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ वर्बल ओपेरा। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है वो एक प्योरेस्ट एग्जांपल है वर्बल ओपेरा का, किसके अकॉर्डिंग? डब्ल्यूएच ऑर्डन के अकॉर्डिंग। तो ये सही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है ये इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। Oscar Wilde possessed profound insight into the range of the arts that is in combine from make the theater performance possible, जिसने थिएटर की परफॉर्मेंस को पॉसिबल किया। ऑस्कर वाइल्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13। What is meant by corporate author in research? कॉर्पोरेट ऑथर का मतलब क्या होता है रिसर्च में? कॉर्पोरेट ऑथर होता है जो किसी गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ जुड़ा हो, वो एसोसिएट करता हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन में, ए राइटर हु बिलोंग्स टू द कॉर्पोरेट कंपनी, ए राइटर हु राइट्स ऑन मैटर्स ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ए वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ जो जुड़ा होता है वो कॉर्पोरेट ऑथर होता है रिसर्च में। तो इसमें हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। आगे चलते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द थर्ड स्पेस हैव ए कॉलोनियल और ए पोस्ट कॉलोनियल प्रोवियंस। द अबव लाइंस हैव बीन रिटन बाय। थर्ड स्पेस जो थ्योरी है ये दी है पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से होमी के भाभा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है फिर, एंग्लो आयरिश रिलेशन इन द 20th सेंचुरी हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल। तो इसमें 20th सेंचुरी की नॉवल दी गई है, ये एंग्लो आयरिश रिलेशन को डिपिक्ट करती हैं, वो कौन कौन सी नॉवल है। तो इसके अंदर जो ये पोएम है द लास्ट सितंबर, ये लिखी है एलिजाबेथ बोवेल ने। ये जो नॉवल है एंग्लो आयरिश राइटर इस एलिजाबेथ बोवेल ने लिखी है, इसमें एंग्लो आयरिश रिलेशन को दिखाया गया है। और इसके बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना, आगे यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीन प्ले लिखा है इसने, जॉन बेनवाइल ने। इसको अच्छे से याद कर लेना, जॉन बेनवाइल ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। उसके बाद जेजी फेरल ने लिखी है ट्रबल। इसमें क्या दिखाया गया है? आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आयरिश वॉर को दिखाया गया है इंडिपेंडेंस के लिए। जेजी फेरल ने एम्पायर ट्रायलॉजी को लिखा है, इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है ट्रबल्स और सेकंड इंस्टॉलमेंट है सेज ऑफ कृष्णापुर, और जो इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो है द सिंगापुर ग्रीप, सिंगापुर ग्रीप, ये है थर्ड। तो ये भी आप याद रखना, एम्पायर ट्रायलॉजी का पार्ट है। तो इसके सही आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है और सी, ए और सी, ए सी दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद आगे है फिर, किम्बरले क्रेंसास टर्म इंटरसेक्शनलिटी इज वाइडली यूज्ड फॉर। इंटरसेक्शनलिटी जो टर्म है किम्बरले क्रेंसा की, वो किसके लिए यूज की जाती है? इफ यू टॉक अबाउट इंटरसेक्शनलिटीज, इट इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ सोशल कैटेगराइजेशन सच एज रेस, क्लास, जेंडर as they apply to a given individual or a group, power and politics। तो इसमें एकेडमिक डिटेरियोरेशन तो जो है वो नहीं आएगा, एकेडमिक डिटेरियोरेशन इसमें, रेशियल जस्टिस आएगा इसमें, पीस फॉर्मेशन भी इसमें नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर, पावर की बात है, पावर एंड पॉलिटिक्स तो ये ठीक है, आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी आएगा। तो इसमें BDE जो है वो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट वन अमंग द फॉलोइंग। आरन कोलात्कर यूज कोलिक्वल स्पीच इन हिज पोएम। कोलिक्वल स्पीच क्या होता है? कोलिक्वल स्पीच इज ए लिंग्विस्टिक स्टाइल यूज फॉर कैजुअल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज मोस्ट कॉमन फंक्शन स्टाइल ऑफ स्पीच, जैसे कि द एडियम्स नॉर्मली इसमें एम्प्लॉय किए जाते हैं एज ए कन्वर्सेशन। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। कोलात्कर envisions abstract qualities to paint a picture of life in his own kind, ये भी सही है। The poem boat ride by कोलात्कर talk about a ride in the Gangas, वो गंगास में राइड की बात नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। प्राइवेट पोएम इन पब्लिक गार्डन, ये कंपोज की है दिलीप सिट्रे ने, ये जो है वो सही स्टेटमेंट है। इन एथियोपिया इज ए पोएम ऑन अफ्रीका बाय अरुण कोलात्कर, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसको लिखा है कैरोलिन मैरी रोजर ने। ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत होगी। इसमें हमारी ए बी और डी, ए बी डी जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब दो स्टेटमेंट दी गई है। हाना अरेंड डिफैक्चुलाइजेशन इज ए वेरी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट ट्रूथ। पोस्ट ट्रूथ क्या होता है? पोस्ट ट्रूथ रिलेटिंग टू द सर्कमस्टांसेस इन विच ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आर लेस इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन देन अपील टू इमोशनल एंड पर्सनल बिलीव्स। तो हाना अरेंडेट ने जो डिफैक्चुलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है वो क्लोज है पोस्ट ट्रूथ के, ये ठीक है, इसमें सही है ये स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है पोस्ट ट्रूथ रिलीज ऑन एब्सोल्यूट लाइज, एब्सोल्यूट लाइज पे बेस्ड है ये टोटली, ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही आंसर होगा। आगे है फिर 38 क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? पहली दी गई है हैरोल्ड पिंटर वाज बोर्न इन 1925, नहीं ये गलत है, क्योंकि 1930 में जन्म हुआ था हैरोल्ड पिंटर का, और ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैमुअल बेकेट एंड द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड थिएटर से ये इन्फ्लुएंस थे। एब्सर्ड थिएटर में किससे? सैमुअल बेकेट से। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हैरोल्ड पिंटर भी जो है उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो मार्टिन एस्लिन ने एक ऐसे लिखा था थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसमें ये एक फिफ्थ प्ले राइट है जिसको हैरोल्ड पिंटर को जिसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें सैमुअल बेकेट आते हैं और आर्थर एडमोव, यूजिन लेनेस्को, ये सारे एब्सर्ड थिएटर में आते हैं। द केयरटेकर एंड द एल्केमिस्ट आर हिज फेमस प्ले। केयरटेकर तो ठीक है, लेकिन एल्केमिस्ट जो है ये किसने लिखा है? बेन जॉनसन ने। इसको बेन जॉनसन ने लिखा है, तो ये भी गलत है इसमें। स्टैनली इज कैरेक्टर इन द बर्थडे पार्टी, ये सही है, स्टैनली कैरेक्टर है बर्थडे पार्टी में। बेट्रायल इज ए स्टोरी ऑफ मैरिड कपल, ये भी सही है। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो BDE गिवन इन ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये सेकंड जो है वो सही ऑप्शन है। आगे है फिर चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड की नोवेल को पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में सेट करना है। लेडी ओरेकल दिया गया है। लेडी ओरेकल जो है इसको पब्लिश किया गया था 1976 में। द ब्लाइंड असैसिन्स वाज पब्लिश्ड इन 2000। द हैंडमेड्स टेल इट वाज पब्लिश्ड इन 1985। और टेस्टामेंट तो लेटेस्ट है ये 2019 में, और एलियास ग्रेस जो है वो है 1966 में। अब सबसे पहले कौन सा आएगा? आप इसको इस तरीके से भी सेट कर सकते थे, अगर आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं पता तो टेस्टामेंट जो है देखो सबसे लेटेस्ट है, टेस्टामेंट सबसे लास्ट में आएगा, तो बी ऑप्शन में दिया गया है, एक में ही टेस्टामेंट सबसे लास्ट में, डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले लेडी ओरेकल आएगा, उसके बाद 1985 वाला आएगा हैंडमेड टेल, देन एलियास ग्रेस, और उसके बाद बी 2000, फिर 2019। ठीक है, आगे है फिर व्हेन वाज हारुकी मुराकामीज मैन विदाउट वुमेन पब्लिश। ये जापानीज लिटरेचर से क्वेश्चन आया है, जापानीज राइटर है हारुकी मुराकामी। मैन विदाउट वुमेन इसको पब्लिश किया गया था 2014 में, 2014 में इसको पब्लिश किया गया था, और दूसरी लैंग्वेज में इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था 2017 में, बट यहाँ पे पब्लिकेशन डेट पूछी गई है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
फिर है आइडेंटिफाई द नॉवेल दैट वर पब्लिश्ड इन 1980s एंड 90s, यानी कि 1980s, 80s का मतलब क्या है, इस दशक में, इस दशक में चाहे वो 81, 82, 83, 89 तक लेकर 81 से लेकर 89 तक किसी भी डेट में ये पब्लिश हुई है तो वो हमें बतानी है, और 91 से लेकर 99 तक। तो पहली है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, ये 1995 में इसको पब्लिश किया गया था, तो सही है ये स्टोरी है अभी एन इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन यूएसए। और 19 अगला है फिर जो द सर्कल ऑफ रीजन, सर्कल ऑफ रीजन जो है उसको 1986 में पब्लिश किया गया था, तो ये भी सही है क्योंकि 80s में भी पूछा गया है। और इसको लिखा किसने था, अमिताभ घोष ने, अमिताभ घोष की है ये द सर्कल ऑफ द रीजन, द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर, इसको गीता हरिहरन ने लिखा है 1993 में, ये भी सही है। मिगल स्ट्रीट, इसको वीएस नाइपॉल ने लिखा था 1959 में। तो 80s और 90s पूछा गया है तो ये गलत है क्योंकि ये 50s में पब्लिश किया गया है। द सी ऑफ बेबीलोन, इसको लिखा है फारूकी डोंडी ने 2019 में, लेटेस्ट है, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत होगा। तो ए, बी और सी ये हमारा सही आंसर है, ए, बी, सी ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलते हैं फिर, आइडेंटिफाई द नोवेल दैट वर पब्लिश्ड, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीट हो गया। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, अब हमने ये जो पेयर दिए गए हैं इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है। द बॉयफ्रेंड, जूलियट बनर्जी ने लिखा है इसको, तो ये सही है। न्यूड थेरेपी, न्यूड थेरेपी लिखा है सारोस काउसजी ने, सारोस काउसजी ने लिखा है, तो ये गलत है, मार्गरेट चैटर्जी नहीं आएगा इसका। और द अदर वुमेन एंड अदर स्टोरीज, ये दीना मेहता ने लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है। द यंकी एंड द यो, ये भी सही है, बीजी सिद्धार्थ ने इसको लिखा है। प्रेजुडिस ऑफ द एजेस, ये टॉड नेल्सन ने लिखा है, ये गलत है, वीरा शर्मा का नहीं है ये। तो इसमें फर्स्ट ठीक है, ये ठीक है, सी वाला ठीक है, और डी, ए सी डी आएगा इसमें, तो ए सी डी जो है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में, सेकंड सही है। इसके बाद फिर आगे है अकॉर्डिंग टू रोला बार्थ विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स आर कॉमन टू ऑल नैरेटिव, इसमें रोला बार्थ के अकॉर्डिंग कौन कौन से नैरेटिव कोड है, सिंथेटिक कोड नहीं होता, ये गलत है। प्रियोरिटिक कोड होता है, सिमिक कोड भी होता है, हर्मेनेटिक कोड, सिंबॉलिक कोड, तो इसके अकॉर्डिंग ये चारों ही कोड है, ये सिंथेटिक नहीं है, पहला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है, बी, सी, डी और ई, इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट अबाउट एनगुगी वो थियंगो, का आर्टिकल है लिटरेचर इन स्कूल, इसमें हमने देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। द आर्टिकल डिस्कस द रेलेवेंस एंड एडिक्वेसी ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिटरेचर इन स्कूल, ये जो आर्टिकल है ये बात करता है इसके बारे में, तो ये सही है। इट एडवोकेट्स टीचिंग ऑफ यूरोपियन टेक्स्ट एंड लिटरेचर टू द स्टूडेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इट एडवोकेट्स टीचिंग ऑफ यूरोपियन टेक्स्ट एंड लिटरेचर टू द स्टूडेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये नहीं है, गलत हो जाएगा, ये यूरोपियन टेक्स्ट को एडवोकेट नहीं करता कि उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पढ़ाया जाए, क्योंकि लिटरेचर इन स्कूल इसमें वो ऐसी बात नहीं कर रहा। इट रिफ्लेक्ट नेगेटिवली अपॉन द लिटरेचर टॉट बाय द केनियन स्टूडेंट इन द नेशनल स्कूल, ये रिफ्लेक्ट नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करेगा अपॉन द लिटरेचर, अगर यूरोपियन लिटरेचर जो है वो केनियन स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तो ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा स्टूडेंट पे, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो यूरोपियन लिटरेचर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो ये केनियन जो स्टूडेंट है उनके लिए नेगेटिव होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इट आर्ग्यूज दैट कल्चरल इंपीरियलिज्म डिसॉर्ट पीपल्स इन विजन ऑफ हिस्ट्री, कल्चर इंपीरियलिज्म के भी बारे में ये बात करता है, ये भी सही है। इट ऑब्जर्व दैट यूरोपियन टीचर आर बेटर ऑक्यूपाइड टू टीच लिटरेचर टू द केनियन स्टूडेंट, यूरोपियन टीचर वो बेटर है ऐसा एनगुगी वो थियोंगो ने नहीं बोला, तो इसमें ए सी डी ही आंसर सही होगा, ए सी डी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो फोर्थ का 44th का हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आगे फिर 45th का है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म कॉन्ट्रापंक्चुअल रीडिंग, कॉन्ट्रापंक्चुअल रीडिंग जो है ये टर्म दी है एडवर्ड सईद ने। कॉन्ट्रापंक्चुअल रीडिंग अबाउट द सिविल वॉर वुड रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन
नॉर्दर्न एंड सदर्न इकोनॉमीज, इसको कॉन्ट्रा पंक्चुअल रीडिंग बोलते हैं, जो डिफरेंशिएट करता है नॉर्दर्न और सदर्न इकोनॉमीज के बीच में। उसके बाद 46 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। मैल्कम ब्रैडबरी ने कौन सा वर्क लिखा है इसमें से, देखो मास्टर्स, सबसे पहले अगर हम बात करें मास्टर की तो इसको लिखा है सीपी स्नो। तो फर्स्ट को हम सीपी स्नो के साथ मैच करेंगे और उसके बाद लक्की जिम लिखा है किंग्सले एमिस ने। द हिस्ट्री मैन जो है वो लिखा है मैल्कम ब्रैडबरी ने और चेंजिंग प्लेसेस लिखा है डेविड लॉज। इसको हम बी के साथ मैच कर देंगे, ठीक है, इसको ऐसे मैच करना था। नेक्स्ट है फिर द वुमेन बिवेयर वुमेन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया गया था क्योंकि इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी डेट सही नहीं है। वुमेन बिवेयर वुमेन जो है वो थॉमस मिडल्टन का एक वर्क है जिसको 1657 में पब्लिश किया गया था, तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए सबको इसके मार्क्स मिले थे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। किसको नोबेल प्राइज जो है वो नहीं मिला लिटरेचर में। अब देखो कौन कौन से दिए गए हैं। अगर हम बात करें विंस्टन चर्चिल की, तो चर्चिल को 1953 में नोबेल अवार्ड मिला है। टी.एस. इलियट को 1948 में मिला है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, बट इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। मैडम क्यूरी को भी नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए नहीं मिला है, इनको किसी और ही फील्ड में मिला है, तो ये भी लिटरेचर में नहीं आएगा। तो इसके दोनों ऑप्शन को एनटीए ने सही किया था, इसमें सी भी सही है और डी भी सही है। इसके बाद आगे है फिर द हीरोइक कपलेट इज ए पेयर ऑफ। अब हीरोइक कपलेट जो है ये हमें बताना है कि पेयर है ये किसका। हीरोइक कपलेट जो है ये ट्रेडिशनल फॉर्म है इंग्लिश पोइट्री की विच इज यूज्ड इन नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री में इसको यूज किया जाता है। इट इज ए कपलेट रिटन इन iambic pentameter so that in each line an unstressed syllable is followed by a stressed syllable for a total of 10 syllable per line। इसमें 10 syllable होता है पर लाइन में, तो 12 वाला नहीं आएगा, इसमें 10 सिलेबल दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा इसमें सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोएम टर्म एज पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी क्या होता है? एलिजी जो है वो डेथ के बारे में जो पोएम होती है उसको एलिजी बोलते हैं, बट पेस्टोरल एलिजी क्या होता है? इट इज ए पोएम अबाउट बोथ डेथ एंड आइडलिक रूरल लाइफ। इट हैज सेवरल की फीचर including like invocation of muses, expression of the shepherds। इसको हम पेस्टोरल एलिजी बोलते हैं जिसमें शेफर्ड्स को शामिल किया जाता है, पोइट्स की ग्रिफ के बारे में बात की जाती है, सोरो दुख के बारे में बातचीत होती है और म्यूजिस का इन्वोकेशन किया जाता है। ये सारे की फीचर होते हैं पेस्टोरल एलिजी के। तो लेसिडस जो है ये पेस्टोरल एलिजी है क्योंकि इसमें शेफर्ड्स जो है वो अपीयर होते हैं। तो इसको लेसिडस को किसने लिखा है? मिल्टन ने। ऑन द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इसको किसने लिखा है? W.H. ऑर्डन ने। ये पेस्टोरल एलिजी नहीं है। एडोनियस जो है, एडोनियस को लिखा है P.B. शेले ने। ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है। और थायरेसियस को लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है। इन मेमोरियम लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ये पेस्टोरल एलिजी नहीं है। तो ACD इसमें होगा। ACD जो है वो गिवन है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका 3rd ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे मैच लिस्ट फिर दी गई है, अब इस लिस्ट को मैच करना है। वाइल्ड ब्यूटी किसने लिखा है? वाइल्ड ब्यूटी लिखा है कैलाश सांखाला। ऑप्शन नंबर C के साथ हम इसको मैच करेंगे। और उसके बाद द फॉल ऑफ स्पैरो, फॉल ऑफ स्पैरो लिखा है सलीम अली ने। और टीडी नाइट एंड डेज, इसको लिखा है M किशन ने, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। और माई इंडिया को लिखा है जिम कॉर्बेट ने। मेरा हिंदुस्तान नाम से ये बुक है, इसको ट्रांसलेट किया गया है। माई इंडिया वॉज रिटन बाय जिम कॉर्बेट। आगे है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेटोज मेन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट पोइट्री। पोइट्री के अगेंस्ट जो है प्लेटो ने कौन कौन सी ऑब्जेक्शन दी है? क्या उसने बोला था कि पोइट एक इमिटेटर है? हाँ, एरिस्टोटल ने बोला था और प्लेटो ने भी सेम है कि उन्होंने पोइट को इमिटेटर बोला है। उसके बाद द पोइट इज इनकैपेबल ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी के इनकैपेबल जो है वो पोइट है, ऐसा नहीं बोला, गलत है।
द पोएट बाय फ्यूलिंग पैशन एंड इमोशंस वीकन्स द रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ द सिटीजन। वो सिटीजन की रीजनिंग कैपेसिटी को कमजोर करता है। ये बिल्कुल सही बोला है प्लेटो ने। प्लेटो का मानना था कि ये हमें मॉरली जो है वो करप्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी जो सिटीजन है, जो पब्लिक है, उसको मॉरली करप्ट करते हैं, उनकी जो लॉजिकल पावर है उसको वो खत्म करते हैं। ये बिल्कुल सही है। द पोएट इज लेस रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं की उसने कि वो कम रिस्पॉन्सिबल है या ज्यादा है। द पोएट हैज नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। प्लेटो ने ऐसा भी बोला था कि पोएट को कोई नॉलेज नहीं है वर्ल्ड के बारे में, इसलिए पोएट को उन्होंने आइडियल सोसाइटी से बैनिस्ट कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें फर्स्ट सही है, ए, सी और ई, ए, सी, ई, ये गिवन है हमारे ऑप्शन फर्स्ट में। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वर पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट जो है वो कौन कौन थे। अब पोएट लॉरिएट जो है वो एक नेशनल पोएट जो होते हैं इंग्लैंड में, उनको ये एक रैंक दिया जाता है पोएट लॉरिएट का। तो ये जो अल्फ्रेड ऑस्टिन है, ये 1896 में पोएट लॉरिएट बने थे, और रॉबर्ट ब्रिज जो है वो 1913 से लेकर 30 तक ये पोएट लॉरिएट रहे हैं। वॉट स्टंटन पोएट लॉरिएट नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड भी पोएट लॉरिएट नहीं थे। तो सी और डी, अब सी और डी इसमें ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन गलत दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। सबको इसके मार्क्स दिए गए थे एनटीए के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिसाइड बीइंग ए प्लेराइट हु अमंग द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड होमर। होमर को किसने ट्रांसलेट किया। इलियड और ओडिसी जो वर्क है होमर के, उनको ट्रांसलेट किया था जॉर्ज चैपमैन ने। बहुत ही फेमस है जॉर्ज चैपमैन अपनी इस ट्रांसलेशन के लिए, होमर और इलियड और ओडिसी की ट्रांसलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हु अमंग द फॉलोइंग अटैच्ड हिमसेल्फ टू द अर्ल ऑफ नॉटिंघम थियोरेटिकल कंपनी। इसके साथ कौन जो है वो अटैच थे। इसमें आएगा क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंगसाइड हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज फॉर 15 ईयर्स। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की बात की गई थी आर्टिकल 343। इस आर्टिकल में लैंग्वेज की बात की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है फिर, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे थ्री वुमेन टेक्स्ट एज ए क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म। इसके जो ऑथर हैं वो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। इसको किसने लिखा था, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। इसने ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद J.H. मिलर, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द डीकंस्ट्रक्शन, मेक द डीकंस्ट्रक्शनिस्ट रीडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ पीबी शैले। पीबी शैले की इस पोएम से 2 क्वेश्चन आए हैं, पहले एक आ चुका है, ये है दूसरा। तो J.H. मिलर ने एक डीकंस्ट्रक्शन के लीडिंग एक्सपोनेंट है ये। इन्होंने इनकी जो पोएम है द ट्रम्प ऑफ लाइफ, इसको स्टडी किया है एज ए डीकंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री का मैनिफेस्टो जो है वो बोला जाता है लिरिकल बैलेड को। लिरिकल बैलेड आया था 1798 में। इसकी जो ऑफिशियल डेट है, पब्लिकेशन डेट 1798, इसके साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसको मैनिफेस्टो बोला जाता है रोमांटिक पोइट्री का, रोमांटिक एज का। इसके बाद अगला है फिर, इट टर्न्स इंग्लिश पोइट्री अवे फ्रॉम द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी पोइट्री। देखो 17th सेंचुरी और जो 18th सेंचुरी में जो पोइट्री लिखी जाती थी उससे टोटली इनकी डिफरेंट अप्रोच थी, क्योंकि ये जो पोइट हैं रोमांटिक पोइट, ये नेचर पे लिखते थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे ऑप्शन सी है, इट टेक्स पोइट्री आउट ऑफ कॉन्फाइंस ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट टू द अनरेविस्ड एंड अनस्पॉइल्ड ब्यूटीज ऑफ नेचर। ये बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है। इट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोएम। क्या सिर्फ ये पोइट्री की फॉर्म और स्ट्रक्चर के लिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और इसने पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है।
यही हमारी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट टेक्स्ट। तो जो सबसे पहला है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इसको केट मिलेट ने लिखा है 1970 में। ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस जो है वो बारबरा जॉनसन ने लिखा है 1987 में। और द फीमेल इमेजिनेशन, फीमेल इमेजिनेशन को पैट्रिसिया मेयर ने लिखा है 1975 में, 1975। थिंकिंग अबाउट वुमेन, मैरी एलमैन ने लिखा है इसको 1968 में। और ए रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ 1929। तो सबसे पहले देखो कौन सा आएगा, 1921, सॉरी 1929। अब ई जो है वो दो ऑप्शन में दिए गए हैं, बी में भी दिया गया है और भी दिया गया है। तो 1929 के बाद आता है हमारा 1968, डी वाला। तो डी जो है इसमें दिया गया है, ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर लिस्ट दी गई है, मैच करना है। इस बार पोएम की लाइंस दी गई हैं और दूसरी तरफ पोएट्स के नाम दिए गए हैं। फेसेस अलोंग द बार्कलिंग टू देयर एवरेज डे, ये कौन सी पोएम से लिया गया है? इसको लिया है सितंबर 1 1939। और ये पोएम किसने लिखी थी? सितंबर 1 1939 W.H. ऑर्डन ने। और अर्विंग डेयरिंग ऑफ ए मोमेंट सरेंडर, ये वेस्टलैंड से ली गई है, इसको लिखा था T.S. एलियट ने। बेंट डबल लाइक ओल्ड बैगर एंडरसेट, इसको लिया गया है ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट से, इसलिए ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट जो है वो विल्फर्ड ओवन ने लिखा है, तो इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। आई सॉ द बेस्ट माइंड ऑफ माई जनरेशन डिस्ट्रॉयड बाई मैडनेस, इसको लिया गया है हॉल, एक पोएम है वहां से, और ये लिखी है एलन जिन्सबर्ग ने, तो इसको हम थर्ड के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ग्लोरीफाई दिस एज द प्रोडोमिनेंट थीम, ये जो वर्क है ओल्ड मैन एंड द सी, वहां से इस कोटेशन को लिया गया है, इसको लिखा था अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। इसमें ये एक फिशरमैन की स्टोरी है सेंटियागो की, जिसको 84 डेज तक कोई भी जो मछली है उसको नहीं मिलती है, तो वो हार नहीं मानता है, इसलिए ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। तो इसका आंसर जो है वो ओल्ड मैन एंड द सी होगा। आगे, विच ऑफ दीज ग्राफिक नैरेटिव्स डिपिक्ट्स पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में इनमें से कौन से बात करते हैं? ठीक है, तो ये वर्क दिए गए हैं। अमृता पाटिल का वर्क है करी, अमृता पाटिल का जो ये वर्क है ये लेस्बियनिज्म की थीम है इसमें। ठीक है, तो ये लेस्बियन एंड सिटी लव के बारे में डिस्कस करता है, तो इसको हम कट करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बातचीत नहीं करता। उसके बाद जोए सोको का वर्क है फुटनोट्स इन गाजा, ये जर्नलिस्टिक ग्राफिक नैरेटिव है अबाउट ब्लडी इंसिडेंट बिटवीन इजराइल्स एंड पैलेस्टीनियंस इन गाजा, तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है, ये सही है। और आर्ट स्पिगलमैन म्यूसिस, इसका जो वर्क है ये नॉन फिक्शन वर्क है, ये डिपिक्ट करता है स्पिगलमैन इंटरव्यूइंग हिज फादर अबाउट हिज एक्सपीरियंस एज ए पोलिश ज्यू एंड होलोकास्ट सर्वाइवर, तो ये भी पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करता है, होलोकास्ट के बारे में बात डिस्कस करता है, तो ये भी सही है। सारंत बनर्जी का है जो कॉरिडोर, इट रिवॉल्व्स अराउंड इनलाइटेंड डिस्पेंसर ऑफ टी जहांगीर हु रन्स ए टी शॉप इन दिल्ली, ये टी शॉप चलाता है एक, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, कॉरिडोर भी गलत हो जाएगा। और फोबे ग्लोकनर का डायरी ऑफ ए टीनेज गर्ल है, ये भी नहीं है, ये एक लड़की की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है, तो बी और सी जो है वो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में, सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद टोल्कापियम इज ए बुक ऑफ ग्रामर एंड पोएटिक रिटन इन द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया था? टोल्कापियम इज मोस्ट एंशिएंट एक्सटेंट तमिल ग्रामर टेक्स्ट एंड ओल्डेस्ट लॉन्ग वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर, तो इसका सही आंसर होगा तमिल, क्योंकि इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद मैच करना है लिस्ट को। टू द लाइट हाउस, इसको कब पब्लिश किया गया था? 1927 में। किसने लिखा है इसको? टू द लाइट हाउस वाज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ और सन्स एंड लवर्स वाज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। 1913 में इसको पब्लिश किया गया था। और फेनेगन वेक को पब्लिश किया गया था 1939 में। इसको लिखा था जेम्स जॉयस ने और वेस्टलैंड जो है
वो 1922 में टीएस इलियट ने लिखा था। ठीक है, इसको ऐसे मैच करना था। उसके बाद फिर आगे फिर मैच करना है, एक लिस्ट और दी गई है, इसमें ऑप्शन जो दिए गए थे वो गलत दिए गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है और इसके सबको मार्क्स मिले हैं। हैमलेट जो है वो 1602 में है, मैकबेथ 1606 में है और 1599 में जूलियस सीजर वाला आएगा। ठीक है, और ओथेलो जो है वो 1603 में, जो यहाँ पे नहीं दिया गया था, इसलिए इसको ड्रॉप किया गया है, ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, नेक्स्ट है हु सेड देयर इज, देयर कैन बी और देयर ought टू बी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। ये जिसने बोला था वो ऑप्शन में नहीं है, इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया गया है, इसके भी सबको मार्क्स मिले थे। इसके बाद फिर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, रोला बार्थ डिस्क्राइब टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट एज रीडरली एंड राइटरली। ठीक है, बिल्कुल सही है, रीडरली और राइटरली वाला ये किसने कैटेगरी डिस्क्राइब की थी? रोला बार्थ ने। लैंग्वेज इज विंडो थ्रू विच वन सीज द वर्ल्ड। लैंग्वेज एक ऐसी विंडो है जिसके माध्यम से वो वर्ल्ड को देखता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट क्या रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये रीडरली राइटरली ये सब कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है और ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट असर्शन और रीजन आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट, द राइटर एंड द वर्ल्ड बाय वीएस नाइपोल। जो राइटर एंड द वर्ल्ड वीएस नाइपोल ने लिखा है, ये क्या है? क्या एक नोवेल है, ट्रेवलॉग है, कलेक्शन ऑफ ऐसे है, नॉन फिक्शन है? नॉन फिक्शन तो ये है, ठीक है, और नॉन फिक्शन के साथ साथ ये ऐसे का कलेक्शन भी है, इसलिए इसके दो आंसर दिए हैं एनटीए ने। थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है, क्योंकि ये ऐसे का कलेक्शन भी है और नॉन फिक्शन भी। और इसके बाद है फिर, शुड पोएट्स बाइसिकल पंप द ह्यूमन हार्ट और स्क्वेश इट फ्लैट, मैंस लव इज मैंस लाइफ ए थिंग अपार्ट, गर्ल्स आर नॉट लाइक दैट। ये लाइन लिखी है किंग्सले एमिस ने, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, द एंशिएंट एंड मॉडर्न क्वारल इन वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म अपीयर ड्यूरिंग। कौन सी सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडर्न, एंशिएंट एंड मॉडर्न का क्वारल जो है वो अपीयर हुआ है? तो इसके भी दो आंसर दिए हैं एनटीए ने। 73 जो है इसका भी थर्ड और फोर्थ, 16th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, जिसने भी थर्ड ऑप्शन किया था, जिसने भी फोर्थ ऑप्शन किया था, उन सबका ये क्वेश्चन सही था। उसके बाद, कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म का एक्ट कब पास किया गया था? इसका एक्ट पास किया गया था 1988 में। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद है फिर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के बारे में कौन सा जो है वो सही है? ये एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इट वाज ए मूवमेंट ऑफ हाई चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च के जो हाई चर्च है इंग्लैंड के, उसके बारे में था ये। एंड दिस मूवमेंट, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, इसकी फिलोसफी को ट्रैक्टेरियनिज्म बोला जाता है, इसलिए इसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी बोला जाता है। और इसके जो मेंबर थे, जेएस न्यूमैन है, इसमें रिचर्ड फ्रोंट है, एडवर्ड ब्यूसे है, विलियम पैल्मर है, जॉन केबल है, ये सारे जो हैं इसके मेंबर थे। चलो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। इट वाज वाइड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में नहीं फैला था, ये इंग्लैंड तक ही सीमित था, तो ये क्रॉस हो जाएगा। द अदर लीडर द मूवमेंट वर पॉल न्यूमैन एंड आरएच फ्रोंट। ठीक है, ये दोनों ही इसके मेंबर थे और जॉन केबल भी इसका मेंबर था। द मूवमेंट बिगेन विद द सर्मन बाय जॉन केबल इन 1833, तो ये भी सही है। प्यूसे गिव द मूवमेंट कोहेजन फेम एंड नेम। ठीक है, इसने ही इसको पॉपुलर किया था, काफी कंट्रीब्यूशन था। स्टेटमेंट डी वाली भी सही है। द आइडियल ऑफ द क्रिश्चियन चर्च वाज प्रेज्ड बाय द ऑक्सफोर्ड कॉन्वोकेशन, ये गलत है। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट बी सी डी ये सही है। बी सी डी जो है वो दिया है ऑप्शन फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर आगे है दोबारा से 76। ठीक है, क्वेश्चन अलग है ये। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। ये NLP क्या है? NLP is a pseudo-scientific approach to communication, personal development and psychotherapy that first appeared in Richard Bandler's, याद रखना ये रिचर्ड बैंडलर्स एंड जॉन ग्रिंडर्स, इनकी बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक। इस बुक से NLP जो है वो एमर्ज हुआ है। तो पढ़ते हैं, न्यूरो इन NLP मीन्स आवर बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ये सही है क्योंकि इसमें बात की जाती है पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, साइकोथेरेपी के बारे में, तो ये सही है। ग्रामेटिकल नॉलेज इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ग्रामेटिकल नॉलेज का कोई मैटर इसमें नहीं होता। NLP वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर इन 1970s, बिल्कुल सही है क्योंकि इनकी जो बुक थी ना द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक, उसी में इसको डेवलप किया गया था। न्यूरो कवर्स इनविजिबल विजिबल साइकोलॉजिकल रिएक्शन, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, तो इसमें A और D ये दो ऑप्शन सही है। A और D जो है वो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे फिर आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन दैट बिलोंग टू द जॉनरा ऑफ साई-फाई स्पेक्युलेटिव फिक्शन। साई-फाई होता है साइंस फिक्शन, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। साइंस फिक्शन नॉवल जो है वो क्या होती है? साइंस फिक्शन स्पेक्युलेट्स अबाउट अल्टरनेटिव वेज ऑफ लाइफ मेड पॉसिबल बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन के बारे में जिस नॉवल में बात की जाती है उनको साई-फाई बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है द वुमन हु थॉट शी वाज प्लेनेट, ये सही है। ब्लेस्फेमी किसके बारे में है? तमीना दुरानी ने लिखा है, ये एक पाकिस्तानी राइटर है। ये जो है एक शॉकिंग स्टोरी है विच अनवाइल्स हाउ रिलीजन इज यूज्ड एज ए टूल टू गेट पावर। पावर को हासिल करने के लिए रिलीजन को कैसे यूज किया जाता है, तो ये साई-फाई से बिलोंग नहीं करता है, इससे रिलेट नहीं करता है। सलमान रश्दी का जो सैटेनिक वर्स है ये मैजिकल रियलिज्म का एग्जांपल है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। जनरेशन 14 भी एग्जांपल है स्पेक्युलेटिव फिक्शन का, और गौतम भाटिया का जो है द वॉल, ये भी इसी का एग्जांपल है। तो ADE आएगा, इसमें सही आंसर होगा ADE ऑप्शन नंबर B वाला। फिर इसके बाद which among the following are appropriate about Latin American literature, लेटिन अमेरिकन लिटरेचर के बारे में है, कौन सा ट्रू है? There has been racial coherence and unity in literature representation of Latin America, क्या ये सही है? नहीं, कोहेरेंस एंड यूनिटी नहीं थी लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिन अमेरिका में, तो ये गलत है। लैटिन अमेरिकन लिटरेरी ट्रेडिशन ड्रॉ एनालॉजी बिटवीन प्लांट्स ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इनके बारे में ये बात करता है, ये बिल्कुल सही है। ड्यूस पुट स्टोरीज डिपिक्ट द जियोग्राफी ऑफ द चिलमबलम टाउन्स, इसके बारे में ये बात करता है, ये भी सही है। केचुआ हैज ए वाइडर पॉपुलरिटी एंड प्रेजेंस अक्रॉस डिफरेंट नेशन, ये भी ठीक है। द लैटिन अमेरिकन लिटरेचर इज यूनिटरी एंड रिफ्रेंस फ्रॉम इंटरटेक्सुअलिटी एंड एनी काइंड, ये गलत है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे, B, C और D, ये भी ठीक है, ठीक है। B, C, D दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका 4th सही होगा। आगे 79 फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन दी गई है, येट आई डाउट नॉट थ्रू द एजेस वन इंक्रीजिंग पर्पस रन्स एंड द थॉट्स ऑफ मैन आर वाइडन्ड विद द पोजेस ऑफ सन्स। इसमें क्या होता है, ये जो पोएम है, ये जो लाइन है ना, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लॉक्सली हॉल से ली गई है। द थीम ऑफ द पोएम इज बिटरनेस एंड हाउ द थीम ऑफ द पोएम इज बिटरनेस ऑफ अनरिक्वेटेड लव। द स्पीकर रिकॉल्स द हैप्पी टाइम एट लॉक्सली हॉल with her beloved Amy, but after Amy left him, he became bitter and angry. His faith was broken. The poem ends by hoping that the storm destroy the Locksley Hall. So his faith was totally broken. So it reflects upon evolutionary faith because his faith was totally broken. So option number B will be the right answer. Next, who among the following critics appropriate the following statement by Karl Marx? They cannot represent themselves, they must be represented. ये जो स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स ने बोली थी चंद्रा तालपड़े मोहंटे के बारे में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। उसके बाद which of these are correct combination of the works by Doris Lessing and their respective theme? डोरिस लेसिंग के कुछ वर्क्स दिए गए हैं, उसके बारे में उसकी थीम जो है
वो बतानी है कि ये किसके साथ डील करती है। द गोल्डन नोटबुक डील विद द जोहर ट्रेवलिंग टू राहोंजा। ये जो गोल्डन नोटबुक है ये प्रेजेंट करती है द क्राइसिस ऑफ वुमेन नोवेलिस्ट एना वुल्फ के बारे में। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है क्योंकि ये एना वुल्फ के बारे में है। और बी है फिर द गुड टेररिस्ट इज अबाउट ए डूम्ड लव अफेयर। क्या ये लव अफेयर है? ये एलिस की एक स्टोरी है। हु अनविलिंगली, एलिस एक गर्ल है, हु अनविलिंगली जॉइन ए टेररिस्ट ग्रुप। ये भी इसके बारे में नहीं है, ये भी गलत है। सिक्स्था इज अबाउट ए प्लेनेट विच इज कट ऑफ ड्यू टू द एडवांस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन। ये सही है। एल्फ्रेड एंड एमिली एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ हर पेरेंट्स। ये भी सही है क्योंकि इनके पेरेंट्स की लाइफ के बारे में इसमें एक्सप्लोर किया गया है। और द ग्रास इज सिंगिंग ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपीरियंस इन अफ्रीका। ये भी सही है। ग्रास इज सिंगिंग अफ्रीकन ब्लैक जो सर्वेंट है उसके बारे में स्टोरी है। वो उनकी जो ओनर होती है उसका वो मर्डर कर देता है इसमें, ठीक है। ये स्टोरी बेस्ड है इसके ऊपर। तो ये तीनों लास्ट वाले सी डी ई ये सही है। ये दिया गया है सी डी ई ऑप्शन थर्ड में, सी डी ई, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट मैच करना है एडवर्ड ब्रेथवेट के वर्क है। ये भी ड्रॉप हुआ है क्वेश्चन, इसके भी ढंग से उन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। राइट ऑफ पैसेज जो है इसको पब्लिश किया गया था 1967 में, ठीक है, ए का थर्ड। आइलैंड जो है वो 1969 में था। सेकंड ऑप्शन पे मास्क जो है वो 68 में था, ऑप्शन नंबर फोर्थ। द एलिफेंट्स जो है वो 1973 में था, इसका था फर्स्ट। तो ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया गया था, सबको मार्क्स मिले थे। इसके बाद जो है फिलिप सिडनी आर्केडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। फिलिप सिडनी का जो वर्क है आर्केडिया वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था तब लिखा गया था, ठीक है। फिलिप सिडनी जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था मोंटेमेयर, जो एक स्पेनिश रोमांटिक राइटर थे मोंटेमेयर। तो उसके बहुत सारे वर्क से विलियम शेक्सपियर ने भी काफी इंस्पिरेशन ली है, काफी इन्फ्लुएंस होके वर्क्स लिखे हैं, जैसे कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, वो भी जो मोंटेमेयर से इन्फ्लुएंस होके शेक्सपियर ने लिखा था। तो ये वर्क जो है आर्केडिया ये फिलिप सिडनी ने लिखा था स्पेनिश रोमांटिक राइटर मोंटेमेयर से इन्फ्लुएंस्ड होकर। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एसर्शन और रीजन दिए गए हैं, पढ़ते हैं। इन 19th सेंचुरी चार्लोट पार्किंस ज़ाइलमैन असर्ट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ओवर वोटिंग राइट, ठीक है। इसने बात की थी 19th सेंचुरी में वोटिंग राइट्स के बारे में। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज पावर सीकर वाज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल इन 19th सेंचुरी अमेरिका। ये भी सही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज पावर सीकर वाज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो चार्लोट पार्किंस ने असर्ट किया था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ओवर राइट्स पे, ठीक है, उस पे कोशिश की गई थी, लेकिन जो वुमेन थी एज ए पावर सीकर उनको नहीं बनाया गया। तो दोनों सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे 85th है, फिर स्टेटमेंट दी गई है। ही हु डिस्कवर नो गॉड्स व्हाटएवर हाउ शैल ही डिस्कवर हीरो द विजिबल टेंपल ऑफ गॉड इज स्टेटमेंट बाय थॉमस कार्लाइल ऑन हीरो वर्शिप से आई है ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी ये सही है। इट इज नॉट दैट मैन आर इल फिट but that they have no pleasure in the work by which they make their bread and therefore look to wealth as the only means of pleasure। ये स्टेटमेंट जॉन रस्किन की है, दोनों ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम हाउस ऑफ द फेम। हाउस ऑफ फेम का ऑथर कौन है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जोफ्री चौसर। देन जैक्स लाका was radically critical the essential psychoanalytical theory, ठीक है, इसका सही है। psychoanalytical theory से याद है। लाका was expelled from the International Psychoanalytical Association in 1959, ये भी सही है क्योंकि इसको यहां से एक्सपेल कर दिया गया था। लेकिन आपस में कोई भी एक दूसरे पे बेस्ड नहीं है, कोई भी एसेशन जो रीजन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो दोनों सही तो हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं कर रहा है एसर्शन की। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 87 कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो मिस हो गए हैं, कई के नंबरिंग जो है वो डबल डाली गई है, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है मिस हो गए हो।
अब मुझे अच्छे से ध्यान भी नहीं है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो मिस हुए हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में मैं जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसको सोल्व करूंगा, ठीक है। वो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।